Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. गाइस, अभी मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैरिड है। एक कैटेगरी के लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आनी बाकी है, बहुत बुलिश है मार्केट को लेके। वेयर सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस तेज़ी का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में है कि क्या ये जो तेज़ी आई है ये एक क्रैश का इंडिकेशन दे रही है। तो कैसे स्टॉक मार्केट में आपको अलर्ट रहते हुए आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो, बी इट अ बेयर फेज और अ बुल फेज। अगर बुल्स भी है और अगर आपने गलत स्ट्रेटेजी अपना ली या स्टॉक सिलेक्शन गलत कर लिया तो कैसे आपको लॉसेस हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी 3 टिप्स जिससे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको लॉसेस नहीं मिलेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ, हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का बिगेस्ट स्कैंडल, दैट इज सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल। उसके बेसिस पे हम 3 ऐसे लेसन सीखेंगे जो अगर हमने फॉलो कर लिए तो कभी भी हमें स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं हो सकती। सो फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपको जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ ना, हम वो सब कुछ फॉलो करते हैं अपने एनालिसिस में। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी रिसर्च का आपको बेनिफिट मिले तो आप हमारी पीएमएस सर्विसेज, एलएमएस सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर आप ट्रेडर इन्वेस्टर के थ्रू यू कैन जस्ट गिव अस अ ट्राई. So for availing any kind of services, you have to share your number below in comment box and we would get back to you, or you can mail us on investopediaindia0@gmail.com. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपके कोई सजेशंस हो, तब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. दैट इज द वे हाउ वी इंटरैक्ट, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सत्यम कंप्यूटर्स का हम सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं. सत्यम कंप्यूटर्स सन 1987 में मिस्टर वी रामालिंग राजू ने स्टार्ट की थी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में. कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन हैदराबाद एंड इट वॉज अ IT कंपनी, एज वी ऑल नो. Now, Mr. Ramalinga Raju, before entering into this, was into cotton mill business. He was very ambitious, बहुत ambitious थे, ये उनके हर फुटस्टेप से पता पड़ता है. सन 1987 में उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी एंड 1991 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो गई. जो कंपनी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी इसकी प्रेजेंस बहुत जल्दी सब जगह हो गई. US, यूरोप, कनाडा, Japan, Australia, all the countries had offices of Satyam Computers. Satyam Computers इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग IT कंपनी हुई. उसके बाद में सन 1991 में जब वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, उसके बाद 2001 में ये लिस्ट हो गई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में. सो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या इसकी ग्रोथ पेस रही होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इतनी इजीली कोई इंडियन कंपनी नहीं लिस्ट हो पाती. मिस्टर वी रामालिंग राजू को, सत्यम कंप्यूटर्स को कई सारे एक्रेडिशंस, अवार्ड्स दिए गए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, उनके अच्छे बिजनेस के लिए. संस्कृत में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका मतलब है जब आपका बुरा समय आता है आप अपने आप गलत चीज़ें सोच के गलत डिसीजन ले लेते हो. तो वही हुआ मिस्टर वी रामालिंग राजू के साथ. ओवर एम्बिशियस वो हो गए. सत्यम कंप्यूटर्स वॉज डूइंग वेरी गुड, पर उसी टाइम पे एट द सेम टाइम रियल एस्टेट वॉज बूमिंग. रियल एस्टेट के जो प्रॉपर्टीज़ के रेट थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और लोग उसमें बहुत पैसा कमा रहे थे. तो मिस्टर वी रामालिंग राजू ने चाहा कि मैं इसके थ्रू भी पैसा कमा लूँ, सिर्फ सत्यम कंप्यूटर्स में ही बंद के ना रहूँ. तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदना स्टार्ट किया. हैदराबाद में प्रॉपर्टीज़ खरीदी, हैदराबाद के बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदी. नाउ इंटरेस्टिंगली, अपने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होती है, उसमें दे विड्रॉ सैलरी एंड अकॉर्डिंगली दे डिपॉजिट टैक्सेस. तो आपकी जितनी इनकम होगी आप उतना ही खर्चा कर सकते हो, उस हिसाब से ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, राइट? तो वो अपने नाम पे, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे, सबके नाम पे प्रॉपर्टीज खरीदने लगे. फंड्स कहाँ से आ रहे थे? सत्यम कंप्यूटर्स से. नाउ ग्रेजुअली जब उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज खरीद ली तो फैमिली मेम्बर्स के नाम पे भी कितनी प्रॉपर्टीज खरीदोगे आप? सो देन ही एस्टैब्लिश 2 कंपनीज, मेहतास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेहतास प्रॉपर्टीज.
अब देखिए सत्यम SATYAM को जब उल्टा करो तो वो होता है मैतास, MAYTAS। उसके बाद में वो इन दोनों कंपनीज के नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे, फिर उसके बाद वो फ्रेंड्स के नाम पे भी प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। उसके बाद में इवन द वर्कर्स जो उनका काम कर रहे थे, उन्होंने क्या करा, 365 कंपनीज बनाई जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और वर्कर्स वगैरह किसी को भी उसका डायरेक्टर बना के उनके नाम पे भी प्रॉपर्टीज खरीदी। ऑब्वियसली इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा लग रहा था। ये पैसा कहाँ से आ रहा था? सत्यम कंप्यूटर्स से। तो कैसे मैनेज कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे, सत्यम कंप्यूटर्स में अगर उन्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो वो डिक्लेयर कर रहे थे कि हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर रहे थे, बढ़ा के बता रहे थे। तो इतना इजी तो होता नहीं है, ऐसे कैसे वो बढ़ा सकते हैं, राइट? तो इट वॉज अ वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड थिंग। क्या करा उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए अपनी सेल्स बढ़ा के दिखाई। सेल्स बढ़ा के दिखाने के लिए उन्होंने फेक इनवॉइसेस प्रिंट की। अप्रॉक्सीमेटली 7500 फेक इनवॉइसेस वर प्रिंटेड। फेक इनवॉइस प्रिंट कर दी, फेक सेल्स दिखा दी, फेक प्रॉफिट दिखा दिया। अगर प्रॉफिट आया है तो वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ गया? देन उन्होंने जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो भी मैनिपुलेट करके ये कैश रिजर्व रेशो में दिखाया कि प्रॉफिट्स कैश रिजर्व रेशो में है। दैट मीन्स कि बैंक में, कंपनी के अकाउंट में ये पैसा पार्क्ड है। नाउ जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको एक्सटर्नल ऑडिटर्स हायर करने पड़ते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स के केस में PwC, प्राइस वाटर कूपर वाज द एक्सटर्नल ऑडिटर, जो इंडिया की टॉप 5 बिग ऑडिटर कंपनीज में से एक है। तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें टैली करते हैं। बेसिकली वो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं चल रहा। अगर बैंक में पैसा है वो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके लिए सत्यम कंप्यूटर्स ने, मिस्टर रामालिंग और राजू ने जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो भी मैनिपुलेट करी। फेक बैंक स्टेटमेंट्स PwC को दी गई। जब ये केस ओपन हुआ तब PwC पे भी बहुत क्वेश्चंस किए गए, क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, किसी को पता नहीं पड़ा कि इनवॉइसेस फेक प्रिंट की जा रही है, स्टेटमेंट्स फेक है, और वो भी इतने सालों तक कंसेक्यूटिवली। सो एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट PwC पीपल ऑल्सो। ये इस तरीके से सत्यम कंप्यूटर्स का जो एक्चुअल प्रॉफिट था और जो दिखाया जा रहा था फेक प्रॉफिट, उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो गया। अब ये गैप फिल तो करना ही होगा कभी ना कभी, राइट? तो मिस्टर रामालिंगा राजू के मन में प्लान था इसे फिल करने का। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहीं से, हैदराबाद में मेट्रो आने वाली थी, तो उन्होंने कहीं से हैदराबाद का जो मेट्रो प्लान था वो लीक करवा लिया अनऑफिशियली, जब तक लोगों को नहीं पता था। और उस मेट्रो प्लान के हिसाब से जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशंस आने थे, जो प्राइम लोकेशंस थी, वहाँ उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली। तो ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि जहाँ मेट्रो स्टेशन है वहाँ की जो प्राइजेस हैं प्रॉपर्टी के वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाएंगे जैसे ही मेट्रो ऑपरेशनल होगा। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही मेट्रो ऑपरेशनल होगी और ये रेट्स शूट अप करेंगे, मैं ये सेल करके प्रॉपर्टी और जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको इस गैप को फिल करने के लिए, ब्रिज करने के लिए यूज कर लूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि ओवर प्लानिंग खराब हो सकती है। चीजें उनके फेवर में नहीं हुई। क्या हुआ उस टाइम पे 2008 में सब प्राइम क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन आया। उसमें क्या हुआ था, इट वाज अ रियल एस्टेट बबल। आपको पता होगा यूएस में जब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ते जा रहे थे, बैंक्स ने डिसाइड किया कि हम नो इनकम नो एसेट, नीना ग्रुप ऑफ पीपल को लोन देंगे। अब जिनकी इनकम भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, अगर वो ईएमआई नहीं देंगे आप कैसे रिकवर करोगे? तो बैंक ने सोचा ये तो घर खरीदने के लिए ही दे रहे हैं ना हम लोन, तो हम घर कन्फिस्केट कर लेंगे तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो बहुत सारे नीना कैटेगरी के लोगों ने पैसा लिया, घर खरीदा, लेकिन वो पे नहीं कर पाए। बैंक्स ने कन्फिस्केशन स्टार्ट किया। अब इतने लोगों ने डिफॉल्ट करा कि कन्फिस्केट करने के लिए, बेचने के लिए बहुत, क्योंकि बैंक सिर्फ प्रॉपर्टी रख के क्या करेगा, बैंक नीड्स कैश, तो बैंक को तो वो बेचना था वापस से। तो बेचने वाले, सप्लाई बहुत बढ़ गया प्रॉपर्टीज का, वेयर इन खरीदने वाले लोग, कंजम्पशन बहुत कम हो गया। इस गैप की वजह से जो रियल एस्टेट के प्राइसेस है वो बहुत गिर गए। रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर जाने की वजह से सारे बैंक्स इंपैक्ट हुए। लेमन ब्रदर्स, गोल्डमैन सैक्स, बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी हिल गई एंड एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन उस टाइम पे आया था 2008 में, विच वॉज नेम्ड सब प्राइम क्राइसिस। तो
इस वक्त क्या हुआ कि जो मिस्टर रामालिंगा राजू ने जो ले रखी थी प्रॉपर्टीज, उसके भी रेट गिर गए बहुत ज़्यादा। तो उनका ये प्लान तो फेल हो गया कि यहाँ से जो प्रॉफिट्स होंगे उससे वो गैप फिल कर लेंगे। अब वो क्या करें, उन्होंने प्लान बी सोचा। उन्होंने सोचा कि ऑन पेपर्स वो ये दिखाएंगे, जो उनकी खुद की कंपनी है मेहतास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेहतास प्रॉपर्टीज, वो तो उनकी खुद की है, ये घड़ी मेरी है। अब मैं इस घड़ी को खुद को बेचूं ऑन पेपर्स, तो मुझे पैसे किसको देने, मैं अपने साथ से साथ को पैसा दे रही हूँ ना। देयर इज नो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हैपनिंग, कोई कहीं से पैसा कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो उन्होंने वही करा। उन्होंने क्या सोचा कि मेहतास इंफ्रास्ट्रक्चर 100% स्टेक एंड मेहतास प्रॉपर्टीज का 50% स्टेक मैं ऑन पेपर्स बाय कर लूंगा सत्यम कंप्यूटर्स में, और इसके बदले जो गैप है, गैप वाला जो अमाउंट है वो मैंने इन दोनों कंपनीज को पे करा, इनके शेयर होल्डर्स को मिल गया, ये मैं शो कर दूंगा। इसके लिए अब जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है, ये ज़रूरी होता है कि वो अपना प्रपोजल किसी भी तरह का वो अप्रूव करवाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, एंड देन वो स्टेक होल्डर्स को सबको उन्हें कम्युनिकेशन भेजना पड़ता है और उनसे भी अप्रूवल लेना होता है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो अप्रूव कर दिया, बट मिस्टर रामालिंगा राजू ने अपने स्टेक होल्डर्स से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। अगर आपके पास में कोई भी कंपनी के स्टॉक से आप देखते होंगे, जब भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करते, बोनस डिक्लेयर करते, पहले एजीएम में ये प्रपोज किया जाता है, फिर आपके पास में एक वोटिंग पोस्टल बैलेट आता है मेल, और उसके बाद में फिर वो फाइनल हो जाता है कि हाँ, वो सेबी को लेटर दे देते हैं कि दिस डेट इज फिक्स्ड और इस पे ये हम एक्शन ले रहे हैं। सो इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड। तो जैसे ही स्टेक होल्डर्स को पता पड़ा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे उसमें, बाहर के FIIs भी थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे, तो जब उन्हें पता पड़ा कि भाई सत्यम कंप्यूटर्स वाज डूइंग गुड, रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने गिर रहे हैं और ये इसको क्यों खरीद रहे हैं, और सारा कह रहे हैं प्रॉफिट उधर चला गया और ये तो इन्हीं की कंपनी है, तो वेरियस क्वेश्चंस वर रेज। इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया। यूएस में एक जो इन्वेस्टर था, उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दी सत्यम कंप्यूटर्स के अगेंस्ट, और इसकी वजह से एक ही दिन में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो सत्यम कंप्यूटर्स का जो प्राइस था स्टॉक का, वो 55% गिर गया। इस सब से मिस्टर रामालिंगा राजू बहुत डर गए। उन्होंने क्या करा, फाइनली ये डिसाइड किया कि अब मेरा प्लान ए प्लान बी दोनों फेल हो गया। उन्होंने क्या करा, ये डील कैंसिल कर दी। डील कैंसिल करने के बाद जब मिस्टर रामालिंगा राजू और जो उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने अपना जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा बेच दिया। एंड उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर करा जाके सेबी में कि हाँ, ये जो सत्यम कंप्यूटर्स है इसके जो फिगर्स है वो इन्फ्लेटेड है, हम कई सालों से ये नंबर्स इन्फ्लेट कर रहे थे, और ये उन्होंने अपने आप ही मान लिया। इस केस में क्या हुआ कि जब ये उन्होंने डिक्लेयर किया और फिर उनके यहाँ पे जब रेड हुई 7 जनवरी 2009 को राजू ने अपना कन्फेशन किया। उसके बाद में PwC को सेबी ने 2 साल के लिए बैन कर दिया। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर SEC ने PwC को $6 मिलियन के लिए फाइन किया, और उसके बाद से PwC है, अगर आपकी कंपनी में आप इनको ऑडिटर रखोगे तो ये बैंक से डायरेक्टली कॉन्फर्मेशन लेने लग गए बैलेंस पे। उसके बाद में बोर्ड मेंबर्स थे, उनको इमीडिएटली रिजाइन करवा दिया गया, और फिर गवर्नमेंट ने चार्ज लिया, एक नई कमेटी बनाई गई, और फिर अप्रैल 2009 में टेक महिंद्रा ने 51% स्टेक इसमें सत्यम कंप्यूटर्स में खरीद लिया, एंड इट वॉज नेम्ड एज महिंद्रा सत्यम। Later on in 2013, Mahindra Satyam was merged with Tech Mahindra and it became Tech Mahindra. तो जो शेयर होल्डर्स थे उनके 8.5 शेयर के बदले एक टेक महिंद्रा का शेयर मिला, जिसके पास सत्यम कंप्यूटर्स के 8.5 शेयर, 9 शेयर है तो उसके बदले एक टेक महिंद्रा मिलेगा। इस रेशो में ये किया गया। सीबीआई ने मिस्टर वी रामालिंगा राजू को मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी प्रॉपर्टीज और चार्ज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी उन्हें काफ़ी सारे चार्जेस लगाए उनके ऊपर। सेबी ने उन पे इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज लगाया, कहा कि 1850 करोड़ प्रॉफिट्स आपने और आपकी फैमिली ने इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू कमाया है, तो आप वो पूरा वापस जमा कीजिए, प्लस उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट लगा के वो अमाउंट भी आप हमें दीजिए। सो दीज वर द चार्ज, ही वॉज बीइंग पेनलाइज्ड। और उसके बाद 10 अप्रैल 2015 में राजू रामालिंगा एंड उनके ब्रदर दोनों को 7 साल जेल हो गई। उनके साथ साथ जो उस टाइम पे CFO थे, कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनको भी जेल हुई। PwC के जो 2 पार्टनर्स थे जो मेन उनके ऑडिट करते थे, उनको भी जेल हुई, और 5 और लोग थे उनकी कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह की पोजीशन पे थे, जिन लोगों ने एग्रेसिवली अपने शेयर्स बेचे थे उस टाइम पे,
ये कन्फेशन करने के पहले उन सबको जेल हुई एंड मिस्टर राजू एंड उनके ब्रदर को 5.5 करोड़ का फाइन भी लगा। नाउ जब ये कन्फेशन उन्होंने किया उस दिन तक सुबह का जो रेट था सत्यम कंप्यूटर्स का वो था 170 रुपीज़, और जैसे उन्होंने ये कन्फेशन किया गिरते गिरते जो स्टॉक प्राइस था वो 6.5 रुपीज़ हो गया। तो इस वजह से टोटल अगर इन्वेस्टर्स को देखा जाए कितना लॉस हुआ तो 14,162 करोड़ का लॉस हुआ था। LIC अकेला एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था जिसने इन्वेस्ट कर रखा था, उसको 950 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद में तो अपर सर्किट लोअर सर्किट मार्केट में लगाना इसीलिए स्टार्ट किया गया कि एकदम से इतना ज़्यादा एक ही दिन में ना गिरे स्टॉक। व्हाट लेसन्स डू वी लर्न, और क्या सिग्नल्स थे जो इन्वेस्टर्स ने इग्नोर करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, ये हो चुका है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें फाइनेंशियल्स मैनिपुलेटेड थे तो फाइनेंशियल एनालिसिस फेल हो गया। जो परफॉर्म कर रहा था स्टॉक बढ़ता जा रहा था, लोग खरीदते जा रहे थे, रेट बढ़ता जा रहा था और फाइनेंशियल्स भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जो टेक्निकल चार्ट्स है वो तो शेयर के मूवमेंट के हिसाब से ही दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, तो वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो गया। वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स का जो स्टेक था, जब से ये प्रॉफिट्स बढ़ने लगे थे सत्यम कंप्यूटर्स के, तब से मिस्टर वी रामलिंगा राजू और उनका भाई हाई रेट्स पे शेयर्स बेचते जा रहे थे और अपने जो बचे हुए शेयर्स है जो वो एकदम से बेच नहीं सकते थे उनको वो कोलैटरल रख के प्लेज करके फंड्स लेते जा रहे थे जिससे वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। तो इसीलिए हमेशा मैं अपने वीडियोस में आपको प्रमोटर होल्डिंग बताती हूँ, बढ़ रही है, कम हो रही है, प्लेजिंग है या नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर बंदे को खुद को अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है उसकी ग्रोथ में तो देयर इज समथिंग विच इज क्वेश्चनेबल, राइट। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली कितना, 1999 में प्रमोटर्स का 24% स्टेक था एंड 2008 में ये कम होते होते 2% रह गया था। सो दिस वॉज अलार्मिंग। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है या प्लेजिंग है तो कंपनी खराब है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन में मैंने आपसे कहा था टाटा मोटर्स, क्योंकि वहाँ हमें पता है कि जो कंपनी है, जो डायरेक्टर है, जो ओनर है, ही इज वेरी ट्रस्टवर्दी। तो इसीलिए आपको अलर्ट रहना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। जो प्रमोटर है, जैसे मिसेस बैक्टर का जब IPO आया था तभी मैंने आपको कहा था प्रमोटर का बैकग्राउंड, उनके ऊपर क्या उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, क्या उनके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं, क्या उनका वे ऑफ वर्किंग है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे सिग्नल्स को ध्यान दोगे तो कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप जब करते हो आप उस बिजनेस का पार्ट बन जाते हो तो आपको बेनिफिट तभी हो सकता है जब उस बंदे का इंटेंशन हो आपको बेनिफिट देने का, जो आपका पार्टनर है, राइट। सो दैट इज वाई फंडामेंटल एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दीज आर द लेसन्स विच यू हैव लर्नड। एंड वन मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनवॉइसेस तो वो रेस कर रहे थे बट किसी ने उनकी ऑर्डर बुक देखने की कोशिश नहीं करी कि ऑर्डर्स आ कहाँ से रहे। ये इतना बड़ा फ्रॉड, उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे और इन्वेस्टर्स आउट ऑफ ग्रीड चीज़ें इग्नोर कर रहे थे, इसलिए हो पाया। So be alert, don't be a prey to greed and keep investing. Thank you.